हेलो स्टूडेंट्स, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। हिंदी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जो आपकी एमपीपीएससी मेंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी के अलावा अन्य राज्यों के जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनके द्वारा जो मेंस परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें भी हिंदी बहुत पूछी जाती है। हिंदी का एक अलग से पेपर ही होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी में जो टॉपिक होगा उसमें हम कुछ भाषाओं के बारे में आपको बताएंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे मानक भाषा, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लिपि। ठीक है, तो इससे पहले जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने आपको बताया था राजभाषा के बारे में। ठीक है, अब राजभाषा के बाद में कुछ और भी अन्य भाषाएं हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी भाषाएं हैं वो नाम देखिए उनमें। तो पहला इसमें देखिए मातृभाषा। ठीक है, क्या है पहली? तो पहली है मातृभाषा। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरी है संपर्क भाषा। दूसरी भाषा कौन सी है? संपर्क भाषा। तीसरी आपको याद रखना है स्रोत भाषा। ठीक है, तीसरी भाषा का नाम है स्रोत भाषा। इसके बाद फिर चौथी भाषा होती है लक्ष्य भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा? लक्ष्य भाषा। इसके बाद फिर पांचवी होती है साहित्य भाषा। ठीक है, साहित्य भाषा। इसके बाद फिर अगली भाषा होती है लोक भाषा। ठीक है, लोक भाषा। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर मानक भाषा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मातृभाषा। अब ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 3 नंबर में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मातृभाषा किसे कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मात्रा का मतलब या मातृ का मतलब माता और भाषा मतलब भाषा। तो जब बच्चे का जन्म होता है और जन्म के पश्चात बच्चा अपनी माता के द्वारा जिस भाषा को सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, और दूसरे शब्दों में से कैसे लिखेंगे हम? तो दूसरे शब्दों में आपको लिखना है कि जिस व्यक्ति का, जिस बच्चे का जिस राज्य में, जिस स्थान पर जन्म होता है और जन्म के पश्चात वह सर्वप्रथम जिस भाषा को सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो मातृभाषा का अर्थ क्या हो गया कि जिस व्यक्ति का जहाँ जन्म होगा, ठीक है, जिस व्यक्ति का जहाँ जन्म होता है, जिस व्यक्ति का, आपको याद रखना है, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि जिस व्यक्ति का जहाँ जन्म होता है और सर्वप्रथम जिस भाषा को सीखता है, जन्म होता है और सर्वप्रथम, ठीक है, और सर्वप्रथम वह जिस भाषा को सीखता है, सर्वप्रथम जिस भाषा को सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, जिस भाषा को सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। ये इसको याद रखना है, ये 3 नंबर में आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति का जहाँ भी जन्म होगा, ठीक है, और वह सर्वप्रथम जिस भाषा को सीखेगा उसे मातृभाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति का जन्म होता है, ठीक है, मतलब बच्चे का जन्म हुआ और जब बच्चा बोलना सीखेगा तो सर्वप्रथम क्या बोलना सीखेगा? हिंदी बोलना सीखेगा, तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। ऐसे ही महाराष्ट्र में जिस बच्चे का जन्म होगा, ठीक है, और जब वह बोलना सीखेगा तो सर्वप्रथम वह कौन सी भाषा बोलना सीखेगा? मराठी, तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? मराठी होगी। ऐसे ही हमारे भारत के और भी अन्य राज्य हैं जहाँ पर अलग अलग राज्यों की अलग अलग मातृभाषा हैं। जैसे कर्नाटक है, तो कर्नाटक की मातृभाषा क्या है? कन्नड़। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि जैसे कर्नाटक में जिस बच्चे का जन्म होगा और जन्म के पश्चात वह जब बोलना सीखेगा तो सर्वप्रथम किस भाषा को बोलेगा? कन्नड़ को, तो उसकी मातृभाषा क्या हुई? कन्नड़। ठीक है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मातृभाषा होती है यह सबसे सरल होती है। याद रखना, हमारे गांधी जी ने भी कहा था, तो गांधी जी ने कहा था कि मातृभाषा किसी भी व्यक्ति के लिए सर्वाधिक सरल होती है। ठीक है, और इसी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ये हमारे गांधी जी ने कहा था। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा सरल होती है मातृभाषा। तो ये हमने आपको बताया मातृभाषा के बारे में। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर अगली भाषा आपको याद रखना है संपर्क भाषा। ठीक है, अगली भाषा कौन सी है? संपर्क भाषा। अब संपर्क भाषा का मतलब क्या है?
तो यहाँ पर अपन देखते हैं संपर्क, मतलब जब एक दूसरे से व्यक्ति संपर्क करता है, ठीक है, दो अलग अलग मातृभाषा वाले व्यक्ति, तो जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं और उनकी अलग अलग मातृभाषाएं होती हैं और इसके बाद जब उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संपर्क भाषा कहते हैं। इसी को ध्यान रखना, इसको एक नाम से और जाना जाता है, सेतु भाषा भी इसे कहा जाता है, सेतु भाषा, ठीक है। तो इसको आप 3 नंबर में कैसे लिखेंगे संपर्क भाषा को, तो संपर्क भाषा को 3 नंबर में लिखने के लिए आपको याद रखना है कि दोनों व्यक्तियों के बीच जब संचार होता है, उनके बीच बातचीत होती है, लेकिन दोनों के अलग अलग मातृभाषाएं होती हैं, तो उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। आया समझ में? तो इसमें आपको याद रखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि दो व्यक्तियों के बीच या दो व्यक्तियों की मातृभाषा अलग अलग होती है। दो व्यक्ति या दो व्यक्तियों की मातृभाषा अलग होती है, उसके पश्चात इनमें, या दो व्यक्तियों की मातृभाषा अलग होती है, उसके पश्चात उनमें संपर्क होता है, ठीक है, या वो बातचीत करते हैं, संपर्क करते हैं, संपर्क या बातचीत करते हैं, तो उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि कैसे आपको लिखना है, तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ कि दो व्यक्ति हैं, उनकी मातृभाषा अलग अलग है, ठीक है, उसके पश्चात वो जिस भाषा में संपर्क करते हैं, वे लोग जिस भाषा में बातचीत करते हैं, उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। आया समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है संपर्क भाषा। इसमें आप लोगों को याद रखना है, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं लेकिन अपने कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। इसमें 3 नंबर आपको पूरा मिलेगा यदि आप उसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसमें ये शब्द का विशेष आपको ध्यान रखना है, ये मातृभाषा जो शब्द है ना, इस शब्द का आपको विशेष ध्यान रखना है कि दो व्यक्तियों के बीच बातचीत होगी लेकिन उनकी मातृभाषा अलग अलग होगी। तो मातृभाषा अलग होने के बावजूद भी वे जिस भाषा में संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अब आगे, इसके बाद है स्रोत भाषा। अब स्रोत भाषा, इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसी को मूल पाठ की भाषा भी कहते हैं। इसको एक और किस नाम से जानते हैं, इसी को मूल पाठ की भाषा भी कहते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो स्रोत भाषा होती है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, मूल पाठ की भाषा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है स्रोत भाषा का, तो यह मूल पाठ की भाषा होती है और जिस भाषा का हम अनुवाद करते हैं तो उसे कहा जाता है स्रोत भाषा। बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या होती है स्रोत भाषा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह मूल पाठ की भाषा होती है और जिस भाषा का अनुवाद हम करते हैं उसे हम स्रोत भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई पैराग्राफ आपको दिया जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको हिंदी में कोई पैराग्राफ दिया गया है, हिंदी भाषा में, ठीक है, तो हिंदी भाषा में कोई पैराग्राफ दिया गया है, तो वो हिंदी भाषा का पैराग्राफ क्या होगा, या जो हिंदी भाषा का पैराग्राफ है उसकी भाषा क्या है, हिंदी है, तो वह क्या कौन सी भाषा कहलाएगी, वह भाषा कहलाएगी स्रोत भाषा। तो सीधी सी बात है, जिसका हम अनुवाद करते हैं, ठीक है, उसे हम स्रोत भाषा कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वह जा रहा है, ठीक है, वह जा रहा है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर कौन सी भाषा में लिखा मैंने, हिंदी में, तो यहाँ पर ये हिंदी कौन सी भाषा हुई, स्रोत भाषा। अब इसका हम अनुवाद करेंगे दूसरी भाषा में, जैसे अंग्रेजी में हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, अंग्रेजी में हम इसका अनुवाद करेंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ही इज़ गोइंग, तो ही इज़ गोइंग हो जाएगा। तो ही इज़ गोइंग हमने जब बोला तो अंग्रेजी कौन सी भाषा कहलाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर अंग्रेजी फिर लक्ष्य भाषा कहलाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो स्रोत भाषा का मतलब क्या है, इसमें क्लियर है सबको? तो ध्यान रखना, ये मूल पाठ की भाषा होती है, इसको ध्यान रखना, और जिस भाषा का हम अनुवाद करते हैं, ठीक है, वो स्रोत भाषा होगी। तो यहाँ पर ये भाषा कौन सी, वह जा रहा है, ये हिंदी है,
तो यहाँ पर ये कौन सी भाषा हुई, ये स्रोत भाषा है। ठीक है, इसके बाद अब आगे देखिए लक्ष्य भाषा। लक्ष्य भाषा का मतलब क्या है, तो जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तो लक्ष्य भाषा क्या होगी कि जिस भाषा में अनुवाद करते हैं, इसका मतलब ध्यान रखना आप लोग, जिस भाषा में अनुवाद करते हैं। ठीक है, जिस भाषा में अनुवाद करते हैं उसे हम लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि वह जा रहा है, तो वह जा रहा है ये हिंदी भाषा में लिखा था, तो हिंदी भाषा क्या हुई, स्रोत भाषा। तो स्रोत भाषा के बारे में क्या बताया था कि जिस भाषा का हम अनुवाद करते हैं वह क्या कहलाती है, स्रोत भाषा। और लक्ष्य भाषा क्या होगी, तो जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है, तो अब हम अनुवाद किस में कर रहे हैं, इंग्लिश में, तो इंग्लिश क्या होगी, लक्ष्य भाषा। सीधी सी बात है, हमेशा याद रखना कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है वह स्रोत भाषा होती है, और जिस भाषा में अनुवाद कर रहे हैं वह लक्ष्य भाषा होगी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसको हमेशा आप लोग याद रखना। ठीक है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के छोटे छोटे हैं, परंतु अपने को पता नहीं है तो हम इसको सही नहीं लिख पाएंगे और नंबर नहीं मिलेंगे। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको ठीक से लिख देंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, इसमें नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर हम गलत लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा नंबर भी हिंदी सब्जेक्ट में ही कटते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, इसके बाद में आती है फिर साहित्य भाषा। अब साहित्य भाषा क्या है, तो सीधी सी बात है कि जब किसी भाषा का रचना क्षेत्र में विकास हो तो उसे हम साहित्य भाषा कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि किसी भाषा का, या जब हम किसी भाषा का उपयोग रचना क्षेत्र में करते हैं तो उसे हम साहित्य भाषा कहते हैं। आया समझ में? सीधी सी बात है कि जिस भाषा में, यह वह भाषा जिस भाषा में रचनाएं की जाती है, ठीक है, जिस भाषा में रचनाएं की जाती हैं उसे हम साहित्य भाषा कहते हैं। ये इसको आप लोग याद रखना। तो जिस भाषा में हम रचना करते हैं वह भाषा क्या कहलाती है, साहित्य भाषा कहलाती है। अब जैसे हिंदी है तो हिंदी साहित्य भाषा है, अंग्रेजी भी साहित्य भाषा है, क्योंकि इनमें रचनाएं की जाती है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद फिर आता है लोक भाषा पर। अब ये लोक भाषा क्या है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि लोक भाषा का मतलब होता है कि किसी जन समुदाय के द्वारा बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोक भाषा कहते हैं। ये लोक भाषा का अर्थ होता है। फिर से सुनिए, लोक भाषा का अर्थ क्या है, तो इसको ध्यान रखना आप कि लोक भाषा का मतलब क्या है कि जन समुदाय के द्वारा, किसी जन समुदाय द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा लोक भाषा कहलाती है। आए समझ में? तो इसको ध्यान रखना। तो लोक भाषा का मतलब सीधा सा आप याद रखना कि किसी भी जन समुदाय के द्वारा आम बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये इस प्रकार से होती है लोक भाषा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है मानक भाषा। अब मानक भाषा क्या है, तो मानक भाषा को हम शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मानक भाषा, मानक भाषा। अब जो मानक भाषा होती है इसके और भी अन्य नाम हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो यहाँ पर जिस मानक शब्द की हम बात कर रहे हैं इसका अर्थ क्या क्या होता है ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो जो मानक शब्द होता है, मानक के अर्थ क्या क्या है वो देखिए इसमें। जैसे जो मानक शब्द है, मानक के अर्थ कौन कौन से हो जाते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। पहला इसका अर्थ हो जाएगा जैसे परिमार्जित, क्या क्या अर्थ हो जाएगा इसका, परिमार्जित इसका अर्थ हो जाता है। इसके बाद में परिष्कृत, इसका अर्थ हो जाता है परिष्कृत। इसके बाद फिर परिनिष्ठित, ठीक है, परिनिष्ठित,
ये इसके इतने अर्थ होते हैं। और इसी मानक भाषा को परिमार्जित भाषा कहते हैं, परिष्कृत भाषा कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। ठीक है, ये मानक के अर्थ होते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर सबको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि कंप्लीट मानक भाषा का अर्थ होगा क्या, कि मानक भाषा कहते किसको हैं। जैसे उसने 3 नंबर में पूछा, अब ये तो मैंने आपको मानक का अर्थ बता दिया, लेकिन उसने पूछा कि 3 नंबर में मानक भाषा का अर्थ लिखना है या मानक भाषा को परिभाषित करना है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे। तो इसको बिल्कुल सरल शब्दों में लिखना, सरल से सरल भाषा में आपको लिखना है। क्या लिखना है इसमें, कि वह भाषा जो व्याकरण के नियम अनुसार बोली जाती है तथा लिखी जाती है, उसे हम मानक भाषा कहते हैं। ये मानक भाषा का अर्थ आपको याद रखना है। तो मानक भाषा किसे कहते हैं, तो वह भाषा क्या है, वह भाषा जो व्याकरण के नियम अनुसार बोली जाती है, बोली तथा लिखी जाती है, ऐसी भाषा को हम मानक भाषा कहते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ये सरल इसका अर्थ है, सरल इसका अर्थ याद रखना। कई बार आपने देखा हो कि कभी कभी क्या होता है, किताबों में ऐसे बड़े बड़े अर्थ दिए रहते हैं, वो हमको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सरल शब्दों में याद रखना कि मानक भाषा का अर्थ क्या होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऐसी भाषा जो व्याकरण के नियम अनुसार लिखी जाती है तथा बोली जाती है, ये उसे हम मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। अब इसके बाद में और भी इसके अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसके अर्थ बताए हैं। इसमें अपन देखते हैं कि मानक भाषा का एक और अर्थ क्या है, तो वह भाषा जो शिक्षित जनों के द्वारा और विद्वानों के द्वारा स्वीकार की जाती है, उसे हम मानक भाषा कहते हैं। ये भी इसका मानक भाषा का अर्थ होता है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हमने आपको बताया मानक भाषा का। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो मानक भाषा होती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि अपने से पूछ लेता है कि मानक भाषा के लक्षण बताइए या उसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मानक भाषा है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है या इसके लक्षण क्या हैं, तो याद रखना है आपको। तो देखिए इसमें लक्षण या इसकी विशेषताएं। ठीक है, जो मानक भाषा होती है, इसके लक्षण या इसकी विशेषताएं तो क्या है, वो अब यहाँ पर देखिए। अब आप तो सबसे पहली इसकी विशेषता होगी कि जो मानक भाषा होती है, सबसे पहली विशेषता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह सर्वमान्य होती है। यह सर्वमान्य होती है, ये इसकी पहली विशेषता होती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी विशेषताएं बताइए मानक भाषा की, तो आपको बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में लिखना है, ज़्यादा बड़े बड़े वाक्य बनाकर आपको नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि अपने को 20 से 25 शब्दों में तो आंसर ही देना है। ठीक है, और उसने वर्ड लिमिट भी आप तो फिक्स कर दी है। तो आपको याद रखना है कि पहली विशेषता क्या होगी इसकी, तो पहली विशेषता होती है कि यह सर्वमान्य होती है। सर्वमान्य मतलब सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं, इसलिए इसको सर्वमान्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि यह व्याकरण सम्मत होती है। यह व्याकरण सम्मत होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, व्याकरण सम्मत का मतलब कि यह व्याकरण के नियम का पालन करती है। ठीक है, तभी तो यह मानक भाषा है। आ रहा समझ में। तो मानक भाषा का मतलब ही होता है कि वह व्याकरण के नियमों का पालन करेगी, तभी वह भाषा मानक भाषा कहलाएगी, अन्यथा मानक भाषा नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब जैसे हम हिंदी भी बोलते हैं, तो हिंदी कैसी भाषा है, मानक भाषा है, क्योंकि यह व्याकरण के अनुसार ही बोली जाती है और लिखी जाती है। ऐसे अंग्रेजी भी है, तो अंग्रेजी भी कैसी भाषा है, वह भी मानक भाषा है, क्योंकि वह भी व्याकरण के नियम के अनुसार ही बोली जाती है और लिखी जाती है। ठीक है, ये आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद फिर इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मानक भाषा होती है, इसे प्रशासनिक क्षेत्र में, प्रशासनिक, इसके बाद फिर प्रशासनिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के, ठीक है, प्रशासनिक
शैक्षणिक या शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बाद फिर संवैधानिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, संवैधानिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। तो जो मानक भाषा होती है, मानक भाषा में ही प्रशासनिक कार्य किए जाएंगे, ध्यान रखना, मानक भाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बाद में मानक भाषा में ही संविधान का निर्माण किया जाएगा। अगर कोई भी कानून बनाना है तो कौन सी भाषा में बनाया जाएगा? मानक भाषा में ही बनाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर कुछ लोगों के लिए यह आदर्श होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मानक भाषा होती है यह आदर्श रूप होती है, आदर्श रूप होती है, तभी तो लोग इसको सीखते हैं। अगर कोई भाषा मानक भाषा नहीं होगी तो उसको कौन सीखेगा? जैसे हम हिंदी को भी सीखते हैं तो यह भी एक प्रकार से आदर्श रूप है। हम जब इसको सीखते हैं तो उसमें व्याकरण को ध्यान में रखकर हम इसको सीखते हैं। ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश हम सीखते हैं तो इंग्लिश में व्याकरण को ध्यान में रखकर हम उसको सीखते हैं, तभी तो वह आदर्श है। ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये इतनी विशेषता हमने आपको बताई इसकी मानक भाषा की। ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो मानक भाषा होती है इसके लक्षण इसके तत्व कौन कौन से हैं। तो आपको तत्व भी आपको याद रखना है। तो इसके कुछ तत्व हैं जो आपको ध्यान रखना है, किसके? मानक भाषा के। तो मानक भाषा के तत्व में आपको ध्यान रखना है, जैसे पहला है ऐतिहासिकता। पहला है ऐतिहासिकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह ऐतिहासिकता से या इतिहास से जुड़ी रहती है मानक भाषा। फिर इसके बाद में दूसरा क्या हो जाता है? केंद्रोन्मुखता। केंद्रोन्मुखता, ठीक है, केंद्रोन्मुखी होती है। मतलब यह जो मानक भाषा होती है ये केंद्र के स्तर भी मान्य भी होती है या केंद्र के स्तर पर भी मान्य होती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह व्याकरण, इसमें व्याकरण साम्यता होती है। मतलब क्या हुआ कि इसमें व्याकरण के अनुरूप यह बोली जाती है और लिखी जाती है। ठीक है। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर और भी इसके बहुत सारे तत्व होते हैं, लेकिन अपने को सिर्फ 3-4 ही उसमें एग्जाम में लिखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इसके तत्व होते हैं मानक भाषा के। ठीक है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मानक भाषा के तत्व के बाद में मानकीकरण। अब मानकीकरण क्या है वो देखिए इसमें। अगला है मानकीकरण। अब मानकीकरण का मतलब क्या होता है? तो जो मानक भाषा होती है जब उसका विकास होता है तो उसी को मानकीकरण कहते हैं। ठीक है। तो मानक भाषा का अर्थ क्या है ये मैंने आपको बताया अभी। अब जब मानक भाषा का विकास होता है तो उसे हम मानकीकरण कहते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जब कोई भी भाषा होती है तो वह बोली के क्षेत्र से ऊपर उठकर, मतलब बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर जब उसको और बढ़ावा दिया जाता है तो वह भाषा या वह प्रक्रिया मानकीकरण कहलाती है। अगर अपने को इतना याद न रहे, एग्जाम में इतना याद ना आए, तो उसको सरल भाषा में याद रखना मानकीकरण का, कि मानक भाषा के विकास को ही मानकीकरण कहते हैं। ठीक है। जैसे हमारी हिंदी है, अब हिंदी भाषा बहुत समय से चली आ रही है। अब मानक, इसका जो हिंदी भाषा है हमारी, ये मानक भाषा है हमारी भारत की। अब इसका विकास करना है, तो जब इसका विकास करेंगे, इसमें और सुधार करेंगे, तो वही क्या कहलाएगा? मानकीकरण कहलाएगा। तो जैसे हम देखते हैं कि पुराने समय में जो हिंदी बोलते थे और वर्तमान में हिंदी बोलते, इसमें अंतर है। पुराने समय में जो हिंदी लिखते थे और वर्तमान में लिख रहे हैं, अंतर है। तो हमने हिंदी भाषा में विकास किया कि नहीं? तो हिंदी भाषा में जो विकास किया है तो वही क्या है? इसका मानकीकरण है। ठीक है। अब जो मानकीकरण होता है तो मानकीकरण के कुछ सोपान होते हैं जो आपको याद रखना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानकीकरण के सोपान कौन कौन से हैं। ठीक है। जो मानक भाषा होती है इसका जो मानकीकरण होगा, तो ध्यान रखना, तो मानकीकरण के लिए कुछ सोपान होते हैं, तो 3 सोपान इसमें होते हैं। तो मानकीकरण के सोपान 3 कौन कौन से होते हैं जिनके नाम आपको याद रखना है? तो पहला आपको याद रखना है बोली। पहला सोपान क्या होगा? बोली। दूसरा क्या हो जाएगा? भाषा। तीसरा क्या होगा? मानक भाषा।
ये इसके 3 सोपान होते हैं। सोपान का मतलब क्या होता है? सोपान का मतलब होता है सीढ़ियाँ। तो एकदम से कोई भी भाषा अचानक मानक भाषा नहीं बन जाती, एकदम से उसका मानकीकरण नहीं होता। पहले क्या होगा? पहले वह बोली होगी। अब बोली क्या होती है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो बोली, इसका क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है, कुछ सीमित लोगों के द्वारा इसे बोला जाता है। इसके बाद में इसकी व्याकरण नहीं होती है, इसमें साहित्य रचना नहीं की जाती, इसे हम बोली कहते हैं। फिर भाषा किसे कहते हैं? तो जब बोली का धीरे धीरे क्षेत्र बढ़ने लगता है, उसमें व्याकरण उसकी या उसकी व्याकरण लिखी जाने लगती है, फिर इसमें साहित्य रचना की जा सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाषा कहते हैं। फिर इसके बाद में मानक भाषा क्या है? तो मानक भाषा का मतलब सीधा सा हो जाता है कि वह भाषा जो शिक्षित जनों की होती है या शिक्षित जनों के द्वारा और विद्वानों के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे हम मानक भाषा कहते हैं। या वह भाषा जो व्याकरण के अनुसार लिखी जाती है और बोली जाती है, उसे हम मानक भाषा कहते हैं। ये इसके 3 सोपान हुए। अब इसी मानक भाषा का जब और विकास होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम मानकीकरण कहते हैं, ठीक है। ये 3 सोपान होते हैं, ये 3 सोपान से गुजरना पड़ता है किसी भी भाषा को, उसके बाद उसका मानकीकरण होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये इसके सोपान है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानकीकरण के सोपान कौन कौन से हैं, तो 3 सोपान मैंने आपको बताया है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा के मानकीकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, ये हम अब इसमें शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें हिंदी भाषा के मानकीकरण के लिए उठाए गए कदम, देखिए इसमें हिंदी भाषा के मानकीकरण, हिंदी भाषा के मानकीकरण के लिए उठाए गए कदम, ठीक है, उठाए गए कदम, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, तो ये इसमें हम शुरू कर रहे हैं, वो देखिए इसमें ज़रा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे भारत में कुछ लोगों ने और कुछ संस्थाओं ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मतलब हमारी हिंदी मानक भाषा तो बन चुकी है, पर इसके मानकीकरण में भी कुछ लोगों ने भूमिका अदा की है और कुछ संस्थाओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो किन किन व्यक्तियों ने और किन किन संस्थाओं ने इसमें योगदान दिया है, उसके बारे में अब हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें शुरू करते हैं हम, सबसे पहला नाम आपको ध्यान रखना है जिस व्यक्ति ने इसमें योगदान दिया है, उनका नाम है राजा शिव प्रसाद। पहला नाम आपको ध्यान रखना है राजा शिव प्रसाद, ठीक है। इनको हम एक नाम से और जानते हैं, इनको सितारे हिंद कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि सितारे हिंद किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है सितारे हिंद किसको? राजा शिव प्रसाद को। ये इनको उपाधि दी गई थी सितारे हिंद की, ठीक है। तो अब राजा शिव प्रसाद ने क्या कहा था जिसके कारण इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी? तो इन्होंने हमारी हिंदी के मानकीकरण के लिए बहुत प्रयास किया था, ठीक है। तो भाषा, मानक भाषा के संबंध में भी इनका योगदान रहा है, और जब हम देवनागरी लिपि पढ़ते हैं तो देवनागरी लिपि के संबंध में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। तो इधर हिंदी भाषा के मानकीकरण में भी और देवनागरी लिपि को बढ़ावा देने में भी इनका योगदान रहा है, इसलिए इन्हें यह उपाधि दी गई है जिसे सितारे हिंद कहते हैं। तो सितारे हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? राजा शिव प्रसाद को। क्या कहा था इन्होंने, ये सुनिए अब आप। तो इन्होंने कहा था कि हिंदी में क, ख, इसके बाद ग, फिर ज और फ, ठीक है। तो ये किसके वर्ण हैं? ये अरबी फारसी के वर्ण हैं, ठीक है। अब जब अरबी फारसी के वर्णों को हिंदी में भी लिखा जाने लगा तो इन्होंने कहा कि इनके नीचे हमें तर्फ लगाना जरूरी है, इसके नीचे हमें नुक्ता लगाना जरूरी है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि क, ख, ग, ज और फ, ये जो ध्वनियाँ हैं ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, और इसमें
नुक्ता लगाने की प्रथा किसने शुरू की थी, या नुक्ता लगाने का नियम किसने शुरू किया था? तो ये राजा शिव प्रसाद ने ही इसे शुरू किया था सर्वप्रथम। इससे पहले किसी ने शुरू नहीं किया था, इसलिए इन्हें यह उपाधि दी गई है सितारे हिंद की। ये इनका पहला योगदान है। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरे व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है, अयोध्या प्रसाद खत्री। दूसरे व्यक्ति का नाम है इसमें अयोध्या प्रसाद खत्री। अब जो अयोध्या प्रसाद खत्री हैं तो इनका क्या योगदान रहा है हिंदी के मानकीकरण में? तो हिंदी के मानकीकरण में इनका योगदान रहा है कि इन्होंने ठेठ हिंदी का प्रचार प्रसार किया था। पुराने समय की बात है। तो इन्होंने क्या किया था, अयोध्या प्रसाद खत्री ने, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे ये, तो इन्होंने जो ठेठ हिंदी थी उसका प्रचार प्रसार किया था इन्होंने। ये आपको ध्यान रखना है, ठेठ हिंदी का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। किसने? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। ये इनका योगदान रहा है हमारी हिंदी भाषा के मानकीकरण में। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला नाम आता है जो आपको ध्यान रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं, आप जानते हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। तो इसमें अगले देखिए जिन्होंने योगदान दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हीं के नाम पर ही भारतेंदु युग भी रखा गया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पत्रिका लिखी थी, उसका नाम हुआ था हरिश्चंद्र मैगजीन। उसका नाम क्या था? हरिश्चंद्र मैगजीन। अब जो हरिश्चंद्र मैगजीन इन्होंने लिखी थी, ये किसको बढ़ावा देने के लिए लिखा था इन्होंने? तो इन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी के मानकीकरण के लिए इन्होंने यह पत्रिका लिखी थी। आ रहा समझ में? अब हिंदी का मानकीकरण का मतलब क्या है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मानक भाषा होती है, जब और उसका विकास करना हो और उसको परिष्कृत करना हो और उसे परिमार्जित करना हो तो वही क्या कहलाएगा? तो वही कहलाता है मानकीकरण। तो यहाँ पर हिंदी भाषा के विकास के लिए इन्होंने एक हरिश्चंद्र मैगजीन ये लिखी थी उस टाइम। तो इसका जब प्रकाशन हुआ तो इसमें हिंदी को और सुधार करने के लिए इन्होंने सिफारिश की थी और इन्होंने हिंदी को बढ़ावा दिया था उस समय में, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसके बाद फिर अगला नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं तो ये भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इन्होंने हमारी हिंदी को, मतलब पहले इसको खड़ी बोली कहते थे, तो उस समय खड़ी बोली को या हमारी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने भी बहुत प्रयास किया था। ठीक है, और इन्होंने एक अपना मंडल भी तैयार किया था उस समय में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक अपना ग्रुप बनाया था, ऐसे इन्होंने भी एक ग्रुप बनाया था हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। तो बहुत सारे कवि और लेखक फिर इनके साथ में हिंदी से संबंधित बहुत सारी कविताएं लिखते थे। ठीक है, इसके बाद फिर इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग भी रखा गया है, तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद भी क्या हुआ कि इन्होंने एक पत्रिका का संपादक का कार्य संभाला था। अब संपादक का कार्यभार संभाला तो वह कौन सी पत्रिका थी, तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है। तो 1903 की बात है, सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था, सरस्वती पत्रिका। तो इसके संपादन का कार्यभार इन्होंने कब संभाला है? तो इन्होंने 1903 में। इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और पिछली परीक्षाओं में इससे पूछा जा चुका है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार कब संभाला था? तो ये 1903 में इन्होंने संभाला। और जब इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला तो उस समय से इन्होंने हिंदी को और तेज़ी से बढ़ावा देना शुरू किया था। इसके बाद में इन्होंने और भी अपने बहुत सारे साथियों को एकत्रित किया और इनके जो साथी थे, लेखक थे, कवि थे, वो लोग भी कविताएं लिखते थे, रचनाएं लिखते थे, और कौन सी भाषा में? हिंदी में। तो और उसके रूप में सुधार के लिए उन्होंने बातें कही थी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, व्याकरण संबंधी सुधार के लिए इन्होंने सिफारिशें की थी उस टाइम में। ठीक है, और भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे हिंदी के संबंध में, हिंदी के सुधार के लिए, इसलिए हम इनको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग भी रखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा
कि हिंदी भाषा के मानकीकरण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे किन किन लोगों के द्वारा। तो इनके नाम किसी का भी एक नाम पूछ सकता है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम पूछ सकता है, इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम पूछ सकता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी भाषा के मानकीकरण के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कौन से कदम उठाए गए थे। तो उन्होंने ये सरस्वती पत्रिका का संपादन किया 1903 में, और हिंदी भाषा में व्याकरण संबंधी इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने एक अपना लेखक मंडल तैयार किया था उस समय में, ठीक है, इसलिए इनको हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ रहा है। इसके बाद फिर अगला, तो अगला इसमें देखिए कि हमारे भारत में जो छायावाद युग था और छायावादेतर युग था। तो छायावाद युग में और छायावादेतर युग में, मतलब छायावाद के बाद का जो युग था उसमें भी हमारी हिंदी को बढ़ावा मिला था, ठीक है। तो उसमें जितने भी लेखक थे, कवि थे, उन्होंने सभी ने मिलकर हमारी हिंदी को भी बढ़ावा दिया था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगला है इसमें छायावाद युग, छायावाद युग और छायावादेतर, ठीक है, छायावाद और छायावादेतर, मतलब छायावाद के बाद वो कहलाता है छायावादेतर। तो इस समय किसी व्यक्ति का स्पष्ट नाम तो आया नहीं है, लेकिन इस समय भी हम देखते हैं कि हमारी हिंदी भाषा को बढ़ावा मिला था। तो इसमें बहुत सारे विद्वानों ने हिंदी में रचनाएं लिखना शुरू कर दी थी, ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो छायावाद युग का और छायावादेतर युग का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद फिर आगे हम आते हैं कि हमारे भारत में दो ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने हमारे भारत में हिंदी के मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो ये कौन कौन सी दो संस्थाएं हैं जिनका नाम आपसे एग्जाम में पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं में भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें दो संस्थाएं जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हिंदी भाषा के मानकीकरण में। तो वो दो संस्थाएं कौन कौन सी हैं, ये नाम देखिए अब आप, दो संस्थाएं जिन्होंने हिंदी भाषा के मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसमें देखिए पहला नाम, तो दो संस्थाएं जिन्होंने हिंदी के मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो इसमें पहला नाम आपको याद रखना है भारतीय हिंदी परिषद। क्या नाम है, भारतीय हिंदी परिषद, ठीक है, पहला नाम है भारतीय हिंदी परिषद। इसके बाद फिर दूसरा नाम हो जाता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। क्या नाम है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ये नाम आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत में दो कौन सी संस्थाएं थे जिन्होंने हिंदी के मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो ये स्वतंत्रता के बाद की संस्थाएं हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो चाहे तो आप अपनी यादगिरी के लिए लिख लीजिए स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात या के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद दो संस्थाएं हैं जिन्होंने हिंदी के मानकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो इसमें पहली संस्था है भारतीय हिंदी परिषद और दूसरा है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं भारतीय हिंदी परिषद, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे केंद्रीय हिंदी निदेशालय। अब इसमें देखिए भारतीय हिंदी परिषद, भारतीय हिंदी परिषद। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह किसके अधीन कार्य करती थी, तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अधीन यह परिषद कार्य करती है, ठीक है। और 1950 में सबसे पहली बार या सर्वप्रथम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा हिंदी के मानकीकरण संबंधी प्रक्रिया शुरू की गई थी, ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में 1950 में हिंदी में सुधार के लिए किस संस्था ने कार्य शुरू किया था, तो 1950 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा हिंदी के मानकीकरण संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ था हमारे भारत में इस संस्था के द्वारा। अब इस समय हम देखते हैं कि जो भारतीय हिंदी परिषद है, तो इसके द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, ठीक है, एक समिति का गठन किया जाता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो समिति थी, एक समिति गठित की गई
और इस समिति में एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य थे। तो अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस समिति का नाम क्या रखा जाता है, तो इस समिति का नाम रखा जाता है वर्मा समिति या धीरेन्द्र वर्मा समिति। और इस धीरेन्द्र वर्मा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसके अध्यक्ष थे। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो भारतीय हिंदी परिषद के द्वारा एक समिति का गठन किया गया और इस समिति में अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है इसमें अध्यक्ष। तो इस परिषद के द्वारा एक समिति का गठन किया गया और इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। इसमें अध्यक्ष कौन बनाया गया, तो अध्यक्ष थे इसमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। फिर इसके बाद में इसमें सदस्य कौन कौन थे, तो इसमें 3 सदस्य थे। तो उन सदस्यों के नाम क्या क्या हैं, तो इन सदस्यों के नाम भी आपको याद रखना है, जिसमें पहला नाम आता है डॉक्टर हरदेव बाहरी, जिनकी पुस्तक चलती है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यह समिति। ठीक है, डॉक्टर हरदेव बाहरी इसके सदस्य थे। दूसरे सदस्य कौन थे इसमें, तो इसमें दूसरे सदस्य का नाम आपको ध्यान रखना है, दूसरे सदस्य का नाम, तो इसमें दूसरे सदस्य का नाम हो जाता है, ध्यान रखना फ्रेंड, दूसरे थे इसमें डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा, डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा। इसके बाद फिर इसमें तीसरे सदस्य कौन थे, तो तीसरे सदस्य थे इसमें डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त, ये इसके सदस्य थे। ठीक है, ये 3 सदस्य थे इसमें। अब 3 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे हिंदुस्तान में भारतीय हिंदी परिषद के द्वारा 1950 में कौन सी समिति गठित की गई थी, तो उसका नाम है ये वर्मा समिति या धीरेन्द्र वर्मा समिति। इसके बाद में इसके अध्यक्ष भी कौन थे, तो इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ही थे। फिर सदस्य कौन कौन थे, तो इसमें डॉक्टर हरदेव बाहरी, ब्रजेश्वर शर्मा और माता प्रसाद गुप्त, ये इसमें सदस्य थे 3 और एक इसमें अध्यक्ष था। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो समिति है, तो इस समिति ने जब अपना प्रतिवेदन दिया तो अपने प्रतिवेदन में क्या क्या इसने कहा था। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस समिति का प्रतिवेदन, तो इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में क्या कहा, ये अपने सिफारिशों में क्या कहा था, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो पहला इसमें देखिए कि समिति ने क्या क्या सिफारिशें की हैं या अपने प्रतिवेदन में क्या क्या कहा था। अब इसमें देखिए जो सबसे पहले थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे, इन्होंने कहा था कि पहले देखना, याद रखना कि जो धीरेन्द्र वर्मा थे, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हमारी जो देवनागरी लिपि है इसमें एक रूपता होनी चाहिए। आ रहा समझ में, इसको याद रखना। तो इसकी पहले सिफारिश ये है कि देवनागरी लिपि में एक रूपता होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा था। ये किसने कहा था, धीरेन्द्र वर्मा ने इस समिति की सिफारिश में कहा था, इन्होंने देवनागरी लिपि में एक रूपता होनी चाहिए। इसके बाद फिर जो डॉक्टर हरदेव बाहरी थे, इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था कि जो हिंदी है इसमें वर्ण विन्यास की समस्या है, इसमें सुधार होना चाहिए। वर्ण विन्यास की समस्या है, ये इसमें सुधार होना चाहिए, ये इन्होंने इसमें ऐसा कहा था। फिर इसके बाद में तीसरे हैं ब्रजेश्वर शर्मा। तो जो ब्रजेश्वर शर्मा है, इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था कि जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में सुधार होना चाहिए, ये इन्होंने कहा था ब्रजेश्वर शर्मा ने। फिर चौथी सिफारिश क्या है इसमें, और चौथे विद्वान कौन है इसमें, तो चौथे हैं हमारे विद्वान डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। एक कामता प्रसाद गुरु अलग है, ध्यान रखना, और ये है माता प्रसाद गुप्त। तो माता प्रसाद गुप्त ने चौथी सिफारिश क्या की, तो इन्होंने कहा था कि हिंदी में जो शब्द भंडार होते हैं इनमें स्थिरीकरण होना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखना। तो जो चौथे हैं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, इन्होंने कहा था कि हिंदी के शब्द भंडार में स्थिरीकरण होना चाहिए। हिंदी के शब्द भंडार में
स्थिरीकरण की चर्चा या की सिफारिश इन्होंने की थी। तो आपको याद रखना है ये सिफारिशें की गई थी इस समिति के द्वारा, वर्मा समिति के द्वारा ये सिफारिशें की गई थी हमारी हिंदी भाषा के मानकीकरण के लिए। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वर्मा समिति थी या धीरेन्द्र वर्मा समिति थी, इसने कौन कौन सी सिफारिशें की थी हिंदी के विकास में या हिंदी के मानकीकरण के लिए, तो ये सिफारिशें आपको लिखनी पड़ेगी, तब जाकर वह 3 नंबर पूरे देगा। ठीक है, अगर आप ये 4 पॉइंट एज इट इज़ अगर लिख देते हैं तो एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, और अगर उसने क्वेश्चन पूछा कि जो वर्मा समिति थी उसमें अध्यक्ष कौन था और सदस्य कौन था, तो एज इट इज़ आपको लिखना है समिति का नाम, उसमें अध्यक्ष और इसके बाद में सदस्यों के नाम। अगर आप अध्यक्ष और सदस्य चारों के नाम एज इट इज़ लिख देते हैं तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और फिर अगर पूछे कि समिति का गठन किसने किया था, तो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसके द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। तो ये क्या है फिर भारतीय हिंदी परिषद, तो भारतीय हिंदी परिषद भी हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधीन रहकर ही कार्य करती थी। ये पहली संस्था है, ठीक है, जो हिंदी के मानकीकरण के लिए प्रयास कर रही थी उस समय में। इसके बाद में फिर अब दूसरी संस्था देखिए, तो दूसरी संस्था का नाम है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। दूसरी संस्था का नाम क्या है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है फ्रेंड, ये कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है ये इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, 1960 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी, तो इसका स्थान भी आपको याद रखना है, नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर की गई थी? नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, इसे आप लोग जरूर याद रखना। अब इस संस्था ने कौन कौन से कार्य किए हैं, तो इसने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं हिंदी के मानकीकरण में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो देवनागरी लिपि है उसमें सुधार के लिए इसने कार्य किया, और इसके बाद में हमारी जो हिंदी की वर्तनी है इसके मानकीकरण के लिए इसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसने क्या क्या किया, तो इसने देवनागरी लिपि के मानकीकरण किया, देवनागरी लिपि के मानकीकरण संबंधी इसने कार्य किया। इसके बाद फिर 1883 में हिंदी वर्तनी के मानकीकरण का प्रकाशन इसने किया था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा का मानकीकरण, तो इसने हिंदी भाषा के मानकीकरण कब प्रकाशित किया था, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1983 की बात है, 1983। तो 1983 में 1983 में इस संस्था ने हिंदी भाषा का मानकीकरण प्रकाशन किया था या उसको प्रकाशित किया था। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी वर्तनी का, सॉरी भाषा नहीं, आपको वर्तनी याद रखना है, वर्तनी। ठीक है, हिंदी वर्तनी, तो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण संबंधी इसने प्रकाशन कब किया था, यह आपको ध्यान रखना है, 1983 की बात है। तो 1983 में इस संस्था ने, ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, फिर से सुन लो। तो ये क्या है, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ये दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1960 में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। कहाँ पर की गई? नई दिल्ली में की गई। तो इसने क्या कार्य किया है, तो ये अभी भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है, ये अभी संस्था है ये। ठीक है, तो ये क्या कर रही है संस्था, तो हिंदी जो भाषा है हमारी उसकी लिपि है देवनागरी, तो देवनागरी लिपि के सुधार के लिए कार्य करती है। फिर इसके बाद में 1983 में ही, 1983 में ही इस संस्था ने हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशित किया था। तो 1983 में, 1983 में हिंदी वर्तनी, वर्तनी मतलब हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पेलिंग। तो कई बार क्या होता है कि जो हिंदी के शब्द हम गलत लिखते हैं, तो उसका शुद्ध रूप क्या होगा, ये इससे संबंधी 1983 में ये संस्था ने प्रकाशन किया, तो उसे कहा जाता है हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। ठीक है, इसको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस संस्था ने 1983 में प्रकाशित किया था, तो आपको बताना पड़ेगा संस्था का नाम। ठीक है, अब 1983 में इस संस्था ने
हिंदी के जो शुद्ध शब्द हैं बहुत सारे जो उस समय प्रकाशित किए थे, जो आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हम उसको जाने अनजाने गलत लिख लेते हैं। तो जो पुराने समय में शब्दों का हम उपयोग करते थे, अब वर्तमान में उनका उपयोग कैसे होता है वो मैं आपको कुछ शब्द यहाँ पर लिखकर बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए कि जो हमारी संस्था है केंद्रीय हिंदी निदेशालय संस्था, तो इस संस्था ने कुछ शब्दों में सुधार करके उन्हें मानक शब्द का रूप दिया है। ठीक है, तो कुछ पूर्व शब्द हैं, हिंदी के पूर्व शब्द हैं, ध्यान रखना, कुछ पूर्व शब्द हैं। और जब 1983 में इस संस्था ने प्रकाशन किया वर्तनी का, तो वो कौन कौन से शब्द में सुधार किया इन्होंने वो देखिए इसमें, और मानक शब्द। ठीक है, मानक शब्द तो हिंदी के कुछ पूर्व शब्द हैं जिसको हम लिखते थे, और 1983 में जब वर्तनी का प्रकाशन किया इस संस्था ने, तो उसमें सुधार करके उसका प्रकाशन किया है। तो किस किस का है वो देखिए। जैसे कुछ पूर्व शब्द होते थे, हम उसको ऐसा लिखते थे, ये ऐसा लिखते थे। और जब 1983 में इस वर्तनी का प्रकाशन किया हमारी संस्था ने, तो इसको शुद्ध रूप क्या दिया, इसका मानक शब्द क्या है वर्तमान में, अब इसका मानक रूप है वर्तमान में द्वा। इस प्रकार से आपको लिखना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से बहुत कम लिखते हैं, ज़्यादा इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कैसे, जैसे द्वंद्व है ना। अब मैंने बोला यहाँ पर द्वंद्व या द्वार, सरल शब्द लेते हैं द्वार। ठीक है, अब जो द्वार है तो ऐसा बहुत कम लोग लिखते हैं, किताबों में भी बहुत कम ऐसा लिखा हुआ मिलता है। ज़्यादा कैसा लिखा हुआ मिलता है हमको, तो ज़्यादातर लोग ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ मिलता है और लोग भी ऐसे लिखते हैं द्वार। ठीक है, जबकि लिखना किस प्रकार से, ये इस प्रकार से लिखना चाहिए। अब ये वर्तमान में मानक शब्द है, ये मानक रूप है शब्द का। समझ में आ रहा है सबको, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं जिसमें हमारी संस्था ने सुधार किया है, जिनको मानक रूप प्रदान किया है। इसके बाद फिर देखिए, जैसे हम लिखते हैं ऐसा, हालांकि अब तो ये कम हो गया है। अब इसका मतलब क्या समझेंगे आप, त, आधा क और त होता है ये। ठीक है, और इसमें क्या था, तो इसमें आधा द और व था, इसमें आधा क है और त है। ये देखिए इसमें, जैसे अब इसको कैसा लिखना चाहिए, अब इसको ऐसा लिखना चाहिए, जैसे भक्त। ठीक है ना, जैसे क्या होता है भक्त, तो भक्त अब हमको कैसा लिखना चाहिए, ये ऐसा लिखना चाहिए। ठीक है, और ऐसे अब हम सभी लोग ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ पुस्तकों में इसको ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है, तो अब वर्तमान में इसका मानक रूप क्या है, वर्तमान में मानक रूप ये है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे आपको याद रखना है ऐसे ही। तो पुराने ज़माने में हम क कैसे से, जैसे एक आधा का हो जाए और एक पूरा का हो जाए, तो उसको कैसे लिखते थे, तो ये इस प्रकार से, और उसी में एक का और जोड़ देते थे, ऐसा लिखते थे। ठीक है, फिर इसके बाद में जो मानक रूप है इसका वो क्या है, ये इस प्रकार से है, ऐसा आपको लिखना चाहिए। जैसे पक्का, अब पक्का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अगर आपको पक्का लिखना है तो आपको ऐसा लिखना चाहिए, इस प्रकार से, न कि ऐसा। ठीक है, न कि आपको ऐसा लिखना चाहिए पक्का। अब ये अशुद्ध रूप है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना, ये अब मानक रूप है और इन्हीं का हमको उपयोग भी करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे, और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे इसमें उदाहरण देखिए, जैसे ऐसे ही ड और ये ड पुराने समय में ऐसे लिखते थे। फिर इसके बाद में इसका मानक रूप क्या है, तो इसका मानक रूप है ऐसे। ठीक है, ऐसे, ये आपको ऐसे लिखना है। जैसे अपन देखते हैं कभी कभी, जैसे आपको लिखना हो लड्डू। ठीक है ना, अब लड्डू लिखना है तो आपको कैसे लिखना होगा, तो लड्डू आपको ऐसे लिखना है, न कि आपको ऐसे लिखना है। पुराने समय में लड्डू कैसे लिखते थे, ऐसे। ठीक है, तो ये पूर्व रूप है, और वर्तमान रूप क्या है, तो वर्तमान रूप हमारा अब ये है, ये अब आपको मानक रूप आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद फिर ऐसे ही, जैसे पहले हम झ लिखते थे, झ, तो पहले झ कैसे लिखते थे, इस प्रकार से लिखते थे, और अब कैसे लिखते हैं इसको,
तो इसका जो वर्तमान मानक रूप है अब वो ये है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ऐसे ही पुराने समय में जो आ हम लिखते थे, तो आ कैसे लिखते थे, आ को ऐसे लिखते थे, देखो ये है ऐसे ऐसे लिखते थे अ। जो पुरानी पुस्तकें हैं उनमें अ ऐसा ही हमको लिखा हुआ मिलता है, लेकिन जब इसका मानक रूप प्रदान किया हमारी संस्था ने, तो इसको मानक रूप कैसा दिया है, तो इसको मानक रूप इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया हमारी हिंदी का मानकीकरण। तो किस किस व्यक्ति के द्वारा हिंदी के मानकीकरण में योगदान रहा है और किन किन संस्थाओं ने योगदान दिया है, ये हमने आपको बताया। अब जैसा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारी हिंदी का मानकीकरण समाप्त होता है, मतलब हमारी जो मानक भाषा है, अब मानक भाषा का टॉपिक समाप्त हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।